हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन। मेरा नाम आशीष कपलेश और जैसा कि आप जानते हो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस। सो दिस इज द सेकंड अनदर पार्ट फॉर दिस, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे तो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, बट यस, आज का सेशन थोड़ा सा इजी रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द फिगर 29Q2 shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. The figure suggests that, so your first option is electric field at point A is greater than electric field at point B and it is also greater than electric field at point C. Second option says कि तीनों point A, B, C पे electric field same है. Third option कहता है कि A और C का electric field same होगा और B का electric field जो है वो कम होगा. और fourth point कहता है कि A और C का electric field ज्यादा और B पे electric field की वैल्यू कम है. Right? अच्छा, क्या है भाई? क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये फील्ड लाइंस बना रखी है और 3 पॉइंट मार्क कर रखे हैं। याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहां पे कहा गया था अगर फील्ड लाइन पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, फील्ड लाइन अगर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम। कहां पे पास में है? ए पे और सी पे फील्ड लाइन पास में है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, जस्ट वेट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और सी दोनों बराबर है। देखो तो हाँ, ऑलमोस्ट पास पास ही है फील्ड लाइंस दोनों में, है ना? दोनों में ए और सी पे फील्ड लाइंस पास पास में, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। लेकिन बी पे देखो फील्ड लाइन दूर दूर हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सबसे कम होगा, ए और सी पे बराबर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है? क्या सी इज द राइट आंसर फॉर दिस? यस, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अगर दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को अगर इंक्रीज कर देते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होने वाला है? क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, क्या वो सेम रहेगा, या फिर वो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है? सो क्या कहते हो तुम लोग? पहली बात तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है फॉर्मूला पता है। सपोज करो ये कोई चार्ज Q1 है मेरे पास में, ये कोई चार्ज Q2 है मेरे पास में, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अभी कितना है? R। चार्ज Q1 चार्ज Q2 दोनों के बीच का सेपरेशन R। जरा देखो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 बाय R, यही था पोटेंशियल एनर्जी। KQ1 Q2 बाय R इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इनको मैं पास में लिखूं, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज, अच्छा दूर लेके जा रहे हैं ना, अगर मैं इनको दूर लेके जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा? अभी देखो मुझे पता है ये वाला दिमाग चलता है, सभी का चलता है कि अगर आप इनको दूर लेके जाओगे तो R इंक्रीज हो जाएगा और अगर R इंक्रीज हुआ तो U डिक्रीज हो जाएगा, है ना? हाँ, तो क्या आएगा? डिक्रीज। पर नहीं, ये आंसर नहीं है गाइस, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार अभी ना पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हो तो मैंने लिखा था कि चार्जेस को साइन के साथ भी लिखना होता है। तो जो भी आप ये चार्ज Q1 और Q2 को डिफाइन करोगे, इनको साइन के साथ जरूर लिखना। अगर इनमें से कोई सा भी एक अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया फिर क्या करोगे? उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के Q1 Q2 बाय R। इस केस में अगर R इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। पहले वाले केस में क्या था? अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो KQ1 Q2 बाय R, उस केस में अगर R इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर कोई एक चार्ज नेगेटिव हो गया, भले Q1 हो या फिर Q2 हो, तो U इक्वल्स टू माइनस KQ1 Q2 बाय R। इस केस में अगर R इंक्रीज करोगे तो R इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में ये R इंक्रीज होता है, यानी कि वो U को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखो भाई, नेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों चीजें साथ में आ जाती है, इसलिए हमने बोला U इंक्रीज होता है। या फिर ऐसे समझ लो, नेगेटिव में ये चीज इंक्रीज होना यानी कि ऑटोमेटिकली ये चीज भी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। मतलब कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज भी हो सकती है। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस, कि मे इंक्रीज और डिक्रीज। दो चार्जेस Q1 और Q2 दोनों के बीच का सेपरेशन R, पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या क्या है? KQ1 Q2 बाय R। अब बोलता है अगर इस सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो कंडीशन क्या कहती है? इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ बोथ
चार्जेस आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, उस केस में क्या केस लगेगा, ये वाला। उस केस में क्या बोलेंगे, आर इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। और अब लिखेंगे इफ एनी ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, इफ एनी ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, अगर इनमें से कोई से भी एक चार्ज नेगेटिव हो जाए उस केस में हमारा क्या केस लगेगा, ये वाला, आर इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। समझ गए होंगे अब तो फॉर्मूले से तुम लोग, है ना। चलिए भाई, तो ये डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, मे इंक्रीज और डिक्रीज। समझ आया क्या बात, समझ आई सभी को, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन to a high potential region, then the electric potential energy, your first option is increases, second option decreases, third option says remains the same, and fourth option says may increase or decrease। सोचो जल्दी से क्या होगा अगर किसी चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हो लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होने वाला है, सोचो भाई। सोच लिया। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, बात जानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ये बात तो हम जानते हैं। अब कोई चार्ज अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, और अगर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है तो क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, बोलो भाई, होगी ना। कैसे लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला याद करो। डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू लिखते थे, डब्ल्यू को क्यू इंटू डेल्टा वी लिखते थे। अच्छा, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू, कहां पे आए, फाइनली ए पे आ गए। कहां से चले थे, बी से चले थे। इनिशियल कहां है, बी है। कहां से चलना शुरू करा, बी से चलना शुरू किया, लोअर से। कहां पे आए, ए पे, जो कि फाइनल पोजीशन है आपका। तो क्या लिखोगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। कहां से आया, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू लिखते थे तुम लोग, तो लो भाई ये फॉर्मूला बन गया। सो Q इंटू वी ए माइनस वी बी। अब यार एक सीधा सा फंडा है, ए वाला हायर पोटेंशियल पे, बी वाला लोअर पोटेंशियल पे, जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब यू ए माइनस यू बी। अगर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है मतलब कि यू ए बड़ा है यू बी से। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा U पॉजिटिव मिला मतलब यू ए माइनस यूबी करने से पॉजिटिव आंसर मिलता है, और इसका मतलब क्या है, यू ए ग्रेटर देन यूबी है, मतलब कि जब ए से बी जा रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से कहते थे वो इंक्रीज हो रही है। ए से बी जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये आपका फाइनल आंसर। समझ आया, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4th, एंड द क्वेश्चन नंबर 4th सेज दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट इज studied while moving from A to B. The potential continuously increases, continuously decreases, increases then increases, decreases then increases. क्या बोला गया है कि हमारे पास दो चार्जेस है A और B, दो पॉइंट है A और B, तो यहां पे मैंने मार्क कर लिया पॉइंट्स A एंड पॉइंट यहां पे बना लिया B, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A एंड B, मुझे बताना है कि पोटेंशियल A एंड B पे क्या होगा, मतलब इन पॉइंट्स को हटा दो तो बीच में हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस को रखा हुआ है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज को रखा है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी होगा, ठीक है भाई। देखो पोटेंशियल से कुछ भी चीज फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, चीजें क्लियर करेगा वो। तो ए से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई,
बी से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, समझ रहे हो बात को? क्या किया मैंने बताया था तुम लोगों के बाद, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट मतलब नहीं, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, दो अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस है और सेम पोलैरिटी के चार्ज है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में दुश्मनी होती है आपस में। उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? आपस में दुश्मनी होती है। वो एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। याद करो वो बातें जो मैंने तुम्हें बताई थी। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को रखा है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से बनते थे, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से बन रहे थे ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो एक दूसरे को रिपेल कर दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अब आप क्या बोलते हो, ए से बी जाते वक्त पोटेंशियल का क्या हाल होगा? हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ए से बी की तरफ ऐसे, पर वो डिवाइड होगा कहीं रास्ते में। तो ए से बी तक जाते वक्त पहले तो हम पोटेंशियल पे हायर से लोअर पे जा रहे थे, ठीक है? बीच में एक लाइन बना लो यहां पे समझाने के लिए बस, ठीक है? जब तुम ए से बी की तरफ जाने लगे तो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो। जब तुम ए से बी की तरफ जा रहे थे तो तुम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो। फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर की तरफ होती है। फील्ड की डायरेक्शन हायर से लोअर की तरफ होती है। और जब तुम ए से जाने लगे तो तुम पहले हायर से लोअर की तरफ जा रहे थे, फिर आगे गए और आगे गए, फिर तुम लोअर से हायर की तरफ जाने लगे फिर से। समझ रहे हो बात को? तो क्या हुआ, पहले तुम हायर से लोअर की तरफ गए, क्योंकि देखो फील्ड की डायरेक्शन क्या कहती है? फील्ड की डायरेक्शन कहती है कि हम तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। फील्ड की डायरेक्शन क्या कहती है? हम तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो तुम पहले हायर से गए लोअर पे, आगे देखा तो हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। बी का जो फील्ड है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं हम लोग। अगेंस्ट में जाने का मतलब है लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। तो इस केस में पोटेंशियल पहले तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा। तो जब तुम जाने लगे तो पहले वो डिक्रीज हुआ और उसके बाद वो इंक्रीज हुआ। समझ गए बात को? तो पोटेंशियल का क्या हाल है? पोटेंशियल के हाल यही है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गए, फिर हमने देखा फील्ड के अगेंस्ट में जाने लगे। अगेंस्ट में जाने का मतलब है लोअर से फिर से हायर पे गए। तो ऐसे केस में पहले पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसके बाद वो इंक्रीज होता है। समझे बात को? दो पॉजिटिव चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड के है, फील्ड की टेंडेंसी क्या है? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो भाई साहब देखो, ये ए हायर पोटेंशियल, बी हायर पोटेंशियल, पहले तुम इधर आए तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम हुआ लोअर पोटेंशियल पे आ गए। अब और आगे आए तो लोअर पोटेंशियल से फिर से हायर की तरफ आ रहे हो। तो पहले तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, फिर बाद में पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। समझ लो ना बात को तुम लोग? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का? बढ़े आगे? चलो, सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 4। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है? हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कहां है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अ स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग द एक्सेस एट पॉइंट ए बी सी डी having the coordinates small a comma 0 0 comma small a minus a comma 0 and 0 comma minus a respectively. Out of the point on the periphery of the circle the potential is minimum at. potential minimum कहां होगा? देखो पहली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन घुमा देता है बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज, मुझे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा इधर की तरफ, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा इधर की तरफ। तो भाई ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सर्कल बनाना है इसके ऊपर, बना लिया सर्कल। कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दें। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है यहां पे, ओरिजिन। फिर एक पॉइंट ए है a, 0 पे, तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट a, 0। एक पॉइंट बी है जो कि 0, a पे, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट 0, a। एक पॉइंट सी है, ये हमारा सी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स कितने? -a, 0। एक पॉइंट हमारा डी है यहां पे, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, -a। डिफाइन कर दिए सारे पॉइंट्स। चलो भाई, पोटेंशियल मिनिमम कहां है? अब वही बात आ गई फिर से, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए फील्ड बनानी पड़ेगी पहले तो।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिन पे है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। बी और डी से कोई लेना देना, बी और डी से कोई लेना देना नहीं है। बी और डी हमारे सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना दी मैंने? क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अच्छा एक बात देखो, बी और डी तो सेम लाइन पे लाई कर रहे है ना। पोटेंशियल कैसे बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल मिनिमम कहां पे होगा? क्या सी पे होगा या ए पे होगा या बी पे या फिर डी पे? आई थिंक वो ए पे होगा मिनिमम। आई थिंक वो ए पे होगा, क्योंकि देखो सी पे हायर पोटेंशियल, फिर उसके बाद बी और डी दोनों सेम लाइन पे है, तो बी और डी इक्वी पोटेंशियल है। बी और डी कैसे हैं? इक्वी पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल है दोनों का। बी और डी इक्वी पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। उसके बाद और ज्यादा कम किसका है? ए का। सी से कम किसका है? बी और डी का। बी और डी से कम किसका है? ए का। तो मिनिमम पोटेंशियल किसका हुआ? ए का। तो ये है आपका मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट। ये आपका मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया है। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी? नहीं? बढ़े आगे? पक्का? चलो भाई। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहते हैं अगर किसी बॉडी को चार्ज करोगे बाय रबिंग तो उसका वेट क्या वो कांस्टेंट रहेगा? क्या वो थोड़ा सा बढ़ेगा? क्या वो थोड़ा सा घटेगा? या फिर वो थोड़ा सा बढ़ भी सकता है या फिर थोड़ा सा डिक्रीज भी हो सकता है? सोचो कैसे करेंगे रबिंग। देखो जब भी रबिंग आती है ना, फ्रिक्शन आ जाता है यहां पे। और एक मेथड आता है चार्जिंग का जिसको हम कहते थे फ्रिक्शन, याद है? हाँ, अगर किसी भी बॉडी को रब करते हो तो वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग होगी। अब देखो, ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज चार्जिंग। ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से बॉडी क्या हुई? चार्ज्ड हो गई है ना। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो? बॉडी चार्ज होगी। अब देखो बॉडी चार्ज होने का क्या मतलब है? या तो बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है या फिर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कोई रैंडम शेप की बॉडी मैंने बना ली, इसको मैंने रब किया था। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब हमें नहीं पता ना कि वो क्या कर सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो भाई अब यहां पे ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर एक्सेप्ट करता है तो माइनस चार्ज, डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो भाई मास का क्या पिक्चर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, एक्स्ट्रा मास आ गया। लेकिन अगर मास को, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है तो उसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो इस केस में मास इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा ना, और यहां पे मास स्लाइटली डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है यार, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पे मास स्लाइटली डिक्रीज होगा। स्लाइटली इसलिए बोल रहे हो क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू, 10 की पावर -31, बहुत छोटी सी वैल्यू है ये, इसीलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो या तो थोड़ा बहुत वैल्यू इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब वो डिपेंड करता है उस बॉडी के ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये बात जानते हो ना, रबिंग करने से, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी चार्ज होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा। रबिंग की वजह से हमेशा जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं ना, वो निकल जाते हैं।
या तो निकल जाएंगे या फिर आ जाएंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कि वो क्या कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 7? An electric dipole is placed in a uniform electric field. The net electric force on the dipole. Your first option is always 0. Depends on the orientation of the dipole. Can never be 0. Depends on the strength of the dipole. अब यार एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा? तो सबसे पहला काम मैं बनाऊंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमने क्या कहा था? इक्विडिस्टेंट लाइंस बनाएंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, बिल्कुल बनाएंगे। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रखूंगा एक डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहां पे नेगेटिव ले लेते हैं, यहां पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो भाई, अब ये डाइपोल रख दिया मैंने। अब बोले नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। फोर्स ऑन द डाइपोल कितना होगा? देखो भाई, डाइपोल क्या है? डाइपोल इज नथिंग बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। अगर ये क्यू चार्ज है तो यहां पे भी क्यू चार्ज ही होगा। अगर ये क्यू चार्ज है तो ये भी क्यू चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे लगा दो फोर्स क्यू ई। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे फोर्स लगा दो माइनस क्यू ई। ये पॉजिटिव था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बन गया भाई फोर्सेस। डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऑन डाइपोल देखो तो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। ये आगे की तरफ जा रहा है, लिख दूं प्लस का क्यू ई। ये पीछे की तरफ जा रहा है, लिख दूं माइनस का क्यू ई। क्या आंसर आ रहा है? 0। क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कम्स आउट बी 0। ठीक है। तो किसी भी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म ध्यान से सुनना, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ही पिक्चर बनने वाली है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसने स्पेसिफाई किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वैलिड नहीं है, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये नेट फोर्स ऑन द डाइपोल प्लस क्यू ई माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, पिक्चर क्लियर हो गई भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके साथ कुछ और होने वाला है? हाँ, फोर्सेस भले 0 हो गए लेकिन इसके पास रोटेशनल इफेक्ट आएगा। तो रोटेशनल इफेक्ट क्या बोलता है? फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन पे ये फोर्स लग रहे हैं दोनों का अलग अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये डाइपोल रोटेट करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा? ये डाइपोल रोटेट करेगा। और जब ये डाइपोल रोटेट करता है, दिख रहा है तुम लोगों को, एक फोर्स इधर से क्यू ई खींच रहा है, एक फोर्स इधर से क्यू ई खींच रहा है, यहां से क्यू ई यहां से क्यू ई खींच रहा है, डाइपोल ऐसे घूम जाएगा तो इसके ऊपर लगता है टॉर्क। सुना होगा इसके बारे में? कितना होता था वो टॉर्क? पीई साइन थीटा। वो टॉर्क कितना होता है? पीई साइन थीटा। थीटा क्या डिफाइन करता है? थीटा क्या डिफाइन करता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। थीटा क्या बताता था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज। सो नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। ए इज द राइट आंसर। और डाइपोल रोटेट करेगा तो टॉर्क होता था पी साइन थीटा। पढ़ा होगा इसके बारे में, आएगा, डोंट वरी, आएगा ही भी आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? बढ़े आगे। चलो आगे आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द फिगर, तुम्हें दिख रहा है डायग्राम। द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A इज WA,
P to B is WB and P to C is WC. P पॉइंट से किसी चार्ज को A पे लेके आओगे तो वर्क डन होगा WA. P पॉइंट से किसी चार्ज को B पे लेके आओगे तो वर्क डन होगा WB. P पॉइंट से किसी चार्ज को C पे लेके आओगे तो वर्क डन होगा WC. ठीक है, तो भाई यहां पे ऐसे WB, WA, WB और WC का रिलेशन हमें बताना है कि क्या आंसर सही होगा. सोचो भाई, सोचो भाई कौन सा रिलेशन यहां पे सही होगा. यहां पे चार्ज क्यों रखा है, ठीक है, यहां सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है. सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल है यानी कि बी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर, ए का डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर और सी का भी डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर. ये चार्ज क्यों रखा है यहां पे, और चार्ज क्यू की वजह से ए बी सी पे पोटेंशियल फाइंड करना आता है. चार्ज क्यू की वजह से ए बी सी पे पोटेंशियल फाइंड करना आता है. हां बिल्कुल आता है. तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर. स्क्वायर भी करेंगे नहीं ना, हाँ. बी पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर. सी पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर. वही चार्ज और सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ए बी सी तीनों पे पोटेंशियल बराबर है, यानी कि ए बी सी क्या है हमारे, इक्वी पोटेंशियल. इनको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल कहते हैं. तो एबीसी हमारे इक्वी पोटेंशियल हो गए. चलो भाई, अब वर्कडन की बात करें, P से लेके A के लिए वर्कडन की बात करते तो WA इज इक्वल्स टू Q. कोई चार्ज Q नॉट है ना, किसी चार्ज को लेके आ रहे हो Q नॉट को आप लोग यहां से, Q नॉट इंटू डेल्टा V AP. क्या लिखोगे, Q नॉट डेल्टा V AP. A और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपको. अच्छा जी, ठीक है भाई. यार एक बात बताओ, P को अगर मैं रेफरेंस ले लूं तो, P को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा. इसको मैंने मान लिया रेफरेंस, तो P पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं कर दूंगा 0. तो ये कितना हो जाएगा, Q नॉट VA माइनस VP. ये हो जाएगा Q नॉट VA इज WA. सही है. P को मैंने रेफरेंस मान लिया, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा उससे. P को मैंने रेफरेंस मान लिया तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे. अब क्वेश्चन आसान हो गया तो भाई क्या करेंगे, WA इक्वल्स टू QVA, Q नॉट VA. Q नॉट क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज है जिसको आप लेके जा रहे थे. सिमिलरली WB को क्या लिखोगे, Q नॉट VB एंड WC को क्या लिखोगे, Q नॉट VC. जो काम यहां किया था वही काम यहां पे करोगे, वही काम यहां पे करोगे और आपके पास VB और VC के फॉर्म से भी आ गया. लो भाई, WA पता है, WB पता है, WC पता है और ये भी जानते हैं VA, VB, VC तीनों बराबर है. तो क्या वर्क डन इक्वल नहीं होंगे? यस. सो वी कैन से दैट WA इज इक्वल्स टू WB इज इक्वल्स टू WC. लो भाई खत्म, बस इतनी सी बात. सी ऑप्शन बिल्कुल सही है. क्लियर है सभी को, पक्का? चलो भाई, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन, a point charge Q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge Q. The work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution is, your first option 0, positive, negative, and 0 if the charge capital Q is at the center and non-zero otherwise. तो क्या बोला गया भाई, पॉइंट चार्ज स्मॉल q है, इसको रोटेट कर रहे सर्कल में इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द पॉइंट चार्ज कैपिटल Q. तो कैपिटल Q को रखो सेंटर में, इसका फील्ड बना दो चारों तरफ, ठीक है. इस फील्ड के अंदर ये स्मॉल चार्ज Q को रोटेट करवाते, ठीक है, गोल गोल घुमाएंगे इसको भी. ये स्मॉल चार्ज Q लो भाई, ये गोल गोल घूम रहा है. द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि ए से चलना शुरू करा, घूम फिर के वापस कहां आ गए, ए पे आ गए. क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है? क्या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी एक कंप्लीट चक्कर में?
बिल्कुल, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारी सेम हो गई। बताओ भाई वर्क डन का क्या हाल है? वर्क डन हमने क्या बोला था, पॉइंट फंक्शन है, वर्क डन 0 हो जाएगा। कितने रीजन चाहिए इसके लिए वो बताओ। पहली चीज, पहला रीजन, वर्क डन इज पॉइंट फंक्शन। वर्क डन जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, जहां से उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो वर्क डन एक पॉइंट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आप घूम के वापस अपनी जगह पे आ गए, तो भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए वर्क डन 0। इसी में एक और चीज बोलूं कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे हम लोग, याद है? वर्क डन इक्वल्स टू एफएस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते थे। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा उसके ऊपर, बाहर की तरफ घूम कहां रहा है, ऐसे। देखो भाई, किसी भी चार्ज को अगर सपोज करो चार्ज Q यहां पे आता, तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगता QE, उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्टिकल है यहां पे, है ना? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल Q चार्ज का, उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगता है QE, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर भाई cos 90 वाला, ये पिक्चर 0, वर्क डन 0। वर्क डन इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। इनोव से पॉइंट से प्लांट कर लो इसको। स्मॉल क्यू चार्ज, डेल्टा V क्या सर? वही बात फिर से, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो VA हमारा फाइनल पोजीशन था और VA हमारा इनिशियल पोजीशन था, फिर से 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए पूछ रहा है वो। हाँ, अगर हाफ रेवोल्यूशन के लिए पूछता तो पिक्चर कुछ और होती, लेकिन उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए पूछा है, जहां पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0। सो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये सारी बातें? समझ आ रही है ना जो चीजें बता रहा हूं मैं? पक्का ना? चलो भाई साहब, सो इतनी सी बातें थी हमारे ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन हर उस बच्चे को जिसको उसकी जरूरत है, भले वो किंडरगार्टन में है या फिर वो क्लास 12th में है। हर एक सब्जेक्ट यहां पे आपको कवर होगा फ्री में। उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करने, ये सारे सेशंस उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको सच में इसकी नीड है। ओके, तो इतना सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस, एंड बाकी की बातें होगी अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट।